विद्यार्थियों, अब हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में 1900 के बाद थोड़े गंभीर प्रयास होने लगे, क्योंकि अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था। उनका एक आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका था और उन्हें एक दिशा मिल चुकी थी कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना है, और उनके पास बहुत ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत भी जमा हो चुके थे। तो साहित्य के या इतिहास लेखन में सबसे जो बड़ी बाधा थी स्रोत इकट्ठा करने की, वो उनकी दूर हो चुकी थी, और उनके पास अब एक पूरा का पूरा खजाना, साहित्य का खजाना, जिसका आधारभूत स्रोत के रूप में उपयोग करके वो आगे बढ़ सकते थे, तैयार हो चुका था। तो दूसरा जो पड़ाव था वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कुछ गंभीरता लेकर आया, कुछ विश्वसनीयता लेकर आया और कुछ वैज्ञानिकता लेकर आया, क्योंकि अब जो विधियां इतिहास लेखन की प्रयोग की जा रही थी वो साइंटिफिक थी, विश्वसनीय थी और तुलनात्मक रूप से पहले पड़ाव की तुलना में ज़्यादा मजबूत और अच्छी थी, तथ्यात्मक भी थी और विश्लेषणात्मक भी थी। अब जो दूसरा फेज है वह शुरू होता है मिस्र बंधुओं से। हिंदी साहित्य में मिस्र बंधु जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं, जो कृतित्व है इनका, वो बाद में आने वालों के लिए, जिस प्रकार शिव सिंह सेंगर का जो साहित्य कोश था वह महत्वपूर्ण हुआ, उसी तरह मिस्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ था, हालांकि मिस्र बंधुओं ने भी अपने ग्रंथ को इतिहास नहीं कहा, लेकिन फिर भी यह आने वाली पीढ़ियों को या आने वाले लेखकों के लिए बहुउपयोगी सिद्ध हुआ। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को भी अपना मुख्य सोर्स या स्रोत स्वीकार करते हैं। तो मिस्र बंधु, जो कि 3 भाई हुआ करते थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, और तीनों मिस्र बंधुओं के नाम से अपनी रचनाएं करते थे। इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसका शीर्षक था मिस्र बंधु विनोद, और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रथम 3 भाग जो थे 1913 ईस्वी में, और एक भाग जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। यह एक वृहद कोश था जिसमें अपने समय के लगभग सभी हिंदी, उर्दू, फारसी के कवियों को समेट लिया गया था। तो यह एक बड़ी बात थी। मिस्र बंधुओं ने भी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के तर्ज के ऊपर ही काल विभाजन का प्रयास किया, और काल विभाजन के पश्चात उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण भी करने की चेष्टा की। हालांकि उनके सुझाए गए जो नाम थे बाद में असंगत हो गए और आलोचकों ने उन्हें खारिज कर दिया, लेकिन चूंकि प्रयास था इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मिस्र बंधुओं के बाद एक और पाश्चात्य लेखक आते हैं, पादरी एडिसन ग्रीव्स। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक छोटी सी रचना प्रस्तुत की, जो कि अपने समय के समकालीन जो लेखक थे उनके बारे में एक आउटलाइन या स्केचेस प्रोवाइड करती है। तो यह भी इतिहास के दृष्टिकोण से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसको भी इतिहास ग्रंथों में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हिंदी साहित्य का एक आधारभूत स्तंभ स्वीकार किया गया, वो 1928 में अपना इतिहास का ग्रंथ लेकर आते हैं, और उनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह जो ग्रंथ था वो 1928 में प्रकाशित हुआ था, और एक्चुअल में ये जो ग्रंथ था वो सीधा इतिहास ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल की कोई चेष्टा नहीं थी कि इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करें। वो हिंदी शब्द सागर की कोई भूमिका लिख रहे थे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखते समय उनके जो नोट्स थे, उन्होंने नोट्स तैयार किए, और बाद में जब उन्होंने वो नोट्स थे उनको एक क्रमबद्ध कर दिया, तो वो जो नोट्स थे वो संकलित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाए। और वह जो इतिहास ग्रंथ था अब तक जितने भी प्रयास हुए थे उनमें सबसे बेहतरीन था, और अब तक ही नहीं, आज तक का जो साहित्य है उसमें इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हिंदी भाषा के, उसमें सर्वश्रेष्ठ
इतिहास ग्रंथों में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ की एक और खास बात क्या थी कि पहली बार इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया। विधेयवादी पद्धति क्या होती है ये हम पहले ही जान चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी है तो मेरी जो पिछला जो क्लास हुई थी जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, जो शीर्षक का जो वीडियो था उसमें आप उसको जान सकते हैं। तो यह जो विधेयवादी पद्धति थी इसे तेन ने, विद्वान हुए थे तेन, उन्होंने स्वीकार किया था। तो उसको आधार बनाकर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। और रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया और काल विभाजन के साथ साथ जो नामकरण किया वह हिंदी साहित्य में आज भी सबसे तटस्थ और सबसे मानकीकरण युक्त माना जाता है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है और जो नामकरण है वह आज भी सबसे ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड का माना जाता है, आज भी वही प्रचलित है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की एक और खास बात है अपने इतिहास ग्रंथ में कि इन्होंने कवियों का और उनकी कृतियों का संकलन तो किया ही, इसके साथ साथ उन्होंने उन रचनाओं का विश्लेषण भी किया। और वह जो विश्लेषण था वह लोक मंगल के आलोक में किया गया। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने सामाजिक उपयोगिता के आधार पर, लोक मंगल की अवधारणा के आधार पर उन कृतियों का विश्लेषण किया और कवियों का साहित्य में, हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारण भी किया। तो यह जो ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ न होकर एक मुकम्मल ग्रंथ है जिसमें एक प्रकार की आलोचनात्मकता का भी समावेश मिलता है। अगर आपको कवियों के बारे में बहुत गहराई से जानना हो तो हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ सकते हैं, जिससे हमें हिंदी साहित्य को प्रॉपर रूप से समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ये जो इतिहास ग्रंथ था वो काफ़ी सटीक माना जाता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के बाद भी बहुत सारे प्रयास हुए और अब एक और नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास का। इन्होंने भी अपना जो इतिहास ग्रंथ था वह हिंदी भाषा और साहित्य नाम से 1930 के आसपास प्रस्तुत किया। यह जो इतिहास ग्रंथ था यह हिंदी भाषा का तो था ही, साहित्य का तो था ही था, लेकिन इसके साथ इसकी एक और खास बात थी कि इसमें हिंदी भाषा के ऊपर भी फोकस किया गया है। अर्थात भाषा का जो विकास हुआ है, हिंदी एक लैंग्वेज के रूप में जहां से उभर कर आई है, उस भाषा ने आज तक यानी इसके प्रकाशन तक जो प्रगति प्राप्त की थी उसके बारे में भी इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ लिखे गए, यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा पड़ाव था जो कि साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के तीसरे पड़ाव की ओर, और उसमें हम लगभग अब तक के सभी इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे।